बस करो विजय, कोई आ जाएगा, मुझे डर लग रहा है। बस हो गया चाची, 2 मिनट रुको। दोस्तों, मेरा नाम विजय है और मैं पुणे में अपने चाची और चाचा के साथ रहता हूँ। मैंने अभी 12वीं की पढ़ाई पूरी की है। अब मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ कुछ दिन पहले हुई। कुछ दिन पहले मैं अपनी चाची के साथ रहता था। मैं लगभग 2 साल से पुणे में अपने चाची और चाचे के साथ उनकी बेटी के साथ रहता हूँ। मेरी चाची का नाम गायत्री है और वह देखने में बहुत खूबसूरत है और वह 40 साल के आसपास की है। उन्होंने उनका शरीर इतना मेंटेन रखा था कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो 30 साल की ही है। उनका शरीर 35, 30, 36 का था। मेरी चाची मुझे अपने बेटों की तरह मानती है और अपने बेटे की तरह ही मेरा ख्याल रखती है। मेरे चाचा एक शेयर मार्केटिंग में एक एजेंट है, इसलिए वह अक्सर शहर से बाहर रहते हैं। मेरी चाची एक हाउसवाइफ है और उनकी बेटी अभी पढ़ रही है। असल में वह बहुत बड़ी है, 19 साल की है, लेकिन कुछ साल पहले बीमार की वजह से वह अभी भी 10वीं क्लास में है। मेरी चाची और उनकी बेटी दोनों ही बहुत अच्छी दिखती है। शुरू में मेरी नज़र सिर्फ मेरी कजिन पर थी, क्योंकि वह देखने में बहुत खूबसूरत है। वह 34, 28, 36 के फिगर के साथ बहुत अच्छी शेप में है। मैं अक्सर उसे अपने नाम से हतबल करता था। यह घटना कुछ दिन पहले की है। असल में मैं कुछ दिन पहले अपनी मौसी के साथ इंदौर आया था। यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब मेरे चाचा ने मुझसे कहा कि वह मेरी मौसी को इंदौर ले जाना चाहते हैं। असल में मेरी मौसी के भाई की बेटे की शादी इंदौर में हो रही थी और इसलिए मेरी मौसी चाहती थी कि मेरे चाचा और उनकी बेटी के साथ आए, लेकिन मेरी बहन के एग्ज़ाम की वजह से वह नहीं आ सकी। मेरे अंकल भी किसी काम से बिजी थे, तो उन्हें मुझसे कहा तुम आंटी के साथ चले जाओ। शुरू में मेरा मन नहीं था, फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं वैसे भी घर पर बोर हो रहा था, यह थोड़ा घूमने का मौका मिलेगा। तो मैंने आंटी को आने के लिए मान लिया। अब मुझे ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा था। कई बार कोशिश करने के बाद भी ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह इंदौर में जाना है। तो मैंने आंटी से कहा कि हम ट्रैवल्स बस से इंदौर चले, तो आंटी भी मान गई। जब मैं टिकट लेने अपने दोस्त की दुकान पर गया, तो उसने मुझे बताया कि उसमें सिंगल सीट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कपल ही सीट अवेलेबल है। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आंटी मेरे साथ एक ही सीट पर सोए। इसका कारण यह था कि मुझे रात में अपने मोबाइल पर थोड़ा अलग वीडियो देखने की आदत थी। जब तक मैं रात में उन वीडियो को नहीं देख लेता, मुझे आराम से महसूस नहीं होता था। मुझे डिप्रेशन होने की आदत थी। मैंने अपने फ़ोन में अपने कजिन की बहुत सारी फ़ोटो सेव की हुई थी, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरी आंटी को इस बारे में पता चले। मेरी बहन की कई कैंडिड फ़ोटो थी जिन्हें मैं हर रात देखता था। मैं अपनी भावनाओं को शांत किए बिना रात को सो नहीं पाता था। टिकट बुक करते समय मुझे पता चला कि मुझे एक भी सीट नहीं मिलेगी। दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि कपल्स के लिए सिर्फ 1-2 सीट ही बची थी। हम किसी भी कीमत पर इंदौर पहुंचना था, इसलिए मुझे मानना पड़ा। टिकट और सीट बुक हो गई थी। मैं अभी भी उदास था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी आंटी मेरे साथ सोए। आंटी के साथ रहकर सारा मज़ा खराब होने वाला था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था।
मैं घर आया और आंटी से कहा कि हमें आज रात निकलना है। रात के करीब 8 बजे थे और हमने पैकिंग पूरी कर ली थी। रात के करीब 9 बजे हम ट्रैवल बस से इंदौर के लिए निकल गए। मेरा मूड खराब था क्योंकि मेरी आंटी मेरे साथ बैठी थी। मैं वह फिल्म देखना चाहता था। मुझे लगा कि हार मान लूँ। मैं बहुत उदास बैठा था। मैं बोर हो रहा था। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए। रात के करीब 11 बज रहे थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिना देखे सोने की आदत आज मुझे बहुत परेशान कर रही थी। ऐसे ही मैं सोया। मेरी आंटी भी सो रही थी। मैं बार बार करवटें बदल रहा था और मन ही मन दुखी हो रहा था। फिर भी मैं सोने की कोशिश कर रहा था और मेरी आंटी मेरे बगल में शांति से सो रही थी। पता नहीं अचानक मेरे मन में क्या आया, पर मेरा मन कह रहा था कि आंटी को देखता ही रहूं। आंटी ने पीली साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उनका घूंघट गर्दन के निचले हिस्से से थोड़ा खिसक गया था और इस वजह से मुझे उनकी थोड़ी थोड़ी पर्सनैलिटी दिख रही थी। आंटी का वो लुक देखकर अजीब सा लगा। एक तो मैं आज खुद को बेसस महसूस कर रहा था। मैं अभी से एक खूबसूरत पल का अनुभव करना चाहता था, पर मेरी हिम्मत नहीं थी क्योंकि आंटी मुझे अपने बेटे जैसा मानती थी। उनकी कैंडिड का फोटो देखने की चाहत ने मेरी भावनाओं को पर काबू पा लिया था। मेरा बहुत कुछ करने का मन करने लगा था। मैंने पर्दे बंद कर लिए। अब बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी हिम्मत करके मैंने उनकी ओढ़नी का सबसे निचला हुक सेल किया और चुपचाप उनके बगल में लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि आंटी को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था। तब मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने धीरे धीरे उनका दूसरा निचला हुक भी सेल कर दिया। अब उनका कवर थोड़ा ढीला हो गया था। मेरी फीलिंग्स भी बहुत तेज हो गई थी। धीरे धीरे मैंने 4 में से 3 हुक हटा दिए। फिर मैंने धीरे से कवर को एक तरफ उठाया। मैंने जैसे ही कवर हटाया उससे उनकी एक पर्सनालिटी दिखने लगी। मैं आज़ाद पर्सनालिटी देखकर बहुत एक्साइटमेंट था। मैंने उन्हें पहली बार ऐसी हालत में देखा था। मुझे लगा कि मुझे आंटी की पर्सनालिटी को अपने मुंह से एक खूबसूरत एक्सपीरियंस देना चाहिए। फिर मैं धीरे धीरे उनके पास गया। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। यह पहली बार था जब मैं उनकी पर्सनालिटी को छुआ था। मेरे दिल तेज़ी से धड़क रहा था। बस के इंजन की धीमी आवाज़ और बाहर के अंधेरे के अलावा हर जगह सन्नाटा था। मेरे हाथ काँप रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहे ख्यालों के तूफान ने मुझे घेर लिया था। अपनी आंटी का शांत चेहरा देखकर मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन साथ ही मैं उनकी खूबसूरती से अभिभूत था। मैंने जो हिम्मत की थी उसकी वजह से अब पीछे मुड़ना मुश्किल था। मेरी आंटी गहरी नींद में थी या सोने की नाटक कर रही थी, मुझे नहीं पता था। थोड़ी देर बाद मेरी आंटी ने नींद में से अपनी पोजीशन बदली और मेरी सांस अटक गई। मुझे लगा कि वह अब जाग जाएगी और मेरे माथे पर पसीने की बूंदें बन गई। यह सोचकर कि मेरा क्या होगा, लेकिन मेरी आंटी ने बस एक आह भरी और फिर शांत सो गई। उस सफ़र के दौरान उस पतली सीट पर मेरा मन 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा जो मुझे मेरी लिमिटेशन की याद दिला रहा था और दूसरा जो इस पल के टेंशन से पागल हो रहा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन बस के अंदर का माहौल गर्म हो रहा था। अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला था यह मेरी सोच से भी परे था। इंदौर अभी बहुत दूर था और यह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रात होने वाली थी। उस हिम्मत वाली रात के बाद
मैं अभी भी बेचैन था। मैं सो गया था, लेकिन अब मेरे मन में डर की लहर दौड़ रही थी। अगर आंटी को पता चल गया तो। यह सोच मुझे परेशान कर रही थी। सुबह के 5 बज रहे थे और इंदौर आने वाला था। बाहर कोहर की एक चादर फैली हुई थी। अचानक आंटी की हरकत से मैं चौंक गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और सीधे मेरी तरफ देखा। उस पल मुझे लगा कि वह ज़ोर से चिल्लाएगी या मुझसे जवाब मांगेगी, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अलग शांत भाव था। उन्होंने अपनी साड़ी से ठीक की और बस की खिड़की से बाहर देखने लगी। विजय, तुम सोए नहीं? उसने बहुत ही नेचुरल आवाज़ में पूछा। मैं उसके सवाल से हैरान रह गया। हाँ आंटी, मैं थोड़ी देर में सो नहीं पाया, मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। वह मेरी तरफ मुड़ी, मुझे हल्की सी नज़र से देखा और हल्के से मुस्कुराई। उस मुस्कान का क्या मतलब था? क्या उसे पता था कि रात क्या हुआ था, या वह बस आसानी से मुस्कुरा दी? हम सफ़र के आखिरी कुछ घंटों से बिना एक शब्द बोले बात कर रहे थे। जब हम इंदौर स्टेशन पर उतरे तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब से सावधान रहना विजय। उसकी इस एक बात ने मेरे पैर तले जमीन खिसका दी। क्या वह बात चेतावनी थी या मंजूरी? यह राज अब सिर्फ सफ़र की उस रात तक ही शामिल रहने वाला था। जब हम इंदौर पहुँचे तो आंटी के भाई के घर पर शादी थी, इसलिए बहुत ही भीड़ थी। इसलिए कोई किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन बस में उस रात के ख्याल ने मेरे दिमाग में दौड़ रहे थे। मैं अभी भी उस बात का मतलब ढूंढ रहा था जो आंटी ने बस में कही थी, अब से सावधान रहना। इंदौर स्टेशन पर उतरते हुए 2 दिन बीत चुके थे। शादी वाले घर की चहल पहल, ढोल नगाड़ों की आवाज़ और मेहमानों की भीड़ के बीच में मेरा दिमाग उसी एक जगह अटका हुआ था। बस कि वह आखिरी सीट और चाचे की वो आखिरी शब्द, अब से सावधान रहना विजय। उनका यह एक वाक्य मेरे कानों में बार बार गूंज रहा था। मैं शादी के कामों में हाथ तो बटा रहा था, लेकिन मेरी नज़रें लगातार चाची को ढूंढ रही थी। घर में इतनी भीड़ थी कि हम अकेले में बात करने का कोई मौका नहीं मिला, और सच कहूँ तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं उनके सामने जाकर आंखें मिला सकूं। शादी के रीति रिवाज चल रहे थे। चाची हल्दी के फंक्शन में हरी साड़ी पहनकर आई तो वह हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब उन्हें देखने का मेरा नज़रिया बदल चुका था। मेरे मन में एक अजीब सा डर और उत्सुकता का मिश्रण था। क्या उन्होंने मुझे अपने मोबाइल पर कनीज की तस्वीरें देखते हुए पकड़ लिया था, या फिर रात में जब मैं सो नहीं पा रहा था तब मुझसे कोई ऐसी अनजानी हरकत हुई थी जिसका उन्होंने एहसास हो गया था। तीसरे दिन की रात को जब शादी के सारे मुख्य फंक्शन खत्म हो चुके थे और ज़्यादातर मेहमान सो चुके थे, मैं पानी पीने के लिए नीचे आंगन की तरफ गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही मैं किचन की तरफ बढ़ा, मैंने देखा कि चाची वहाँ अकेली खड़ी थी और अपने लिए पानी गर्म कर रही थी। उन्हें अकेला पाकर मेरे पैर ठिठक गए। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि उन्होंने बिना पीछे मुड़े कहा, विजय, वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैं दबे पाँव अंदर गया। पानी चाहिए? उन्होंने मुझसे पूछा। उनकी आवाज़ में वही शांत ठहराव था जो बस में था। हाँ चाची, मैंने किसी तरह अपनी आवाज़ को सामान्य रखते हुए कहा। उन्होंने मुझे पानी का गिलास दिया। जब मैंने गिलास पकड़ा तो हमारी उंगलियां एक दूसरे से छुई। मैं तुरंत पीछे हटने लगा।
लेकिन इस बार उन्होंने मेरा हाथ हल्के से पकड़ लिया। तुम 2 दिन से मुझसे नज़र चुरा रहे हो विजय, क्यों? उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। मेरी जुबान जैसे तालू से चिपक गई। नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, बस शादी की व्यस्तता। मुझसे झूठ मत बोलो, उन्होंने हल्की मुस्कान से साथ कहा, लेकिन उनकी आंखें बेहद गंभीर थी। बस में उस रात जब तुम जाग रहे थे, तुम्हारी बेचैनी और तुम्हारा फ़ोन की स्क्रीन मैंने सब देखा था। यह सुनते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे लगा जैसे मेरे पैर कांपने लगे। मैंने अपनी कजिन, उसकी बेटी की जो तस्वीरें रात में देखा था, वह बात उन्हें पता चल चुकी थी। मैं अपनी सफाई में क्या कहता? मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। चाची, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं हकलाने लगा। चाची ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टेशन पर रखा था। उन्होंने मुझे थोड़ा नज़दीक खींचते हुए धीमी आवाज़ में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि सावधान रहना। तुम अभी जवान हो विजय। इस उम्र में मन का भटकना और ऐसी चीज़ें देखना अलग बात है, लेकिन अपनी ही बहन के लिए ऐसी भावनाएं रखना सही नहीं है। अगर तुम्हारी इस आदत की भनक तुम्हारे चाचा या घर में किसी और को लग जाती तो सोचो क्या होता। उनकी बात में गुस्सा नहीं, बल्कि एक माँ जैसी डांट और एक बड़ी उम्र की महिला की समझदारी थी। उन्होंने आगे कहा, पुणे में हम तुम्हें अपने बेटे की तरह रखते हैं। अगर तुम्हें कोई परेशानी है, अकेलापन है, तो तुम्हें अपनी ऊर्जा सही जगह लगना चाहिए, न कि इन सब चीज़ों में। मैं तुम्हारी चाची हूँ, तुम्हारी हरकतों को समझ सकती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सिर्फ चेतावनी दी थी, कोई तमाशा नहीं खड़ा किया। चाची की इस बात ने मेरे अंदर के पूरे डर को एक गहरे आत्मग्वाली में बदल दिया। जिस बात को मैं कुछ और समझ रहा था, वह असल में उनकी तरफ से मुझे सही रास्ते पर लाने की एक कोशिश थी। उन्होंने मेरा ग्लास वापस लिया और कहा, चलो अब सो जाओ, और हाँ, अपने फ़ोन से वो सब डिलीट कर देना। अगली बार अगर मैंने ऐसा कुछ देखा तो मैं इतनी शांति से बात नहीं करूँगी। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ चल दिया। उस रात मुझे समझ आया कि चाची का वह रूप सिर्फ एक खूबसूरत औरत का नहीं, बल्कि परिवार को संभालने वाली एक समझदार महिला का था। मैंने कमरे में जाकर सबसे पहले अपने फ़ोन से अपनी कजिन की वो सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। उस सफ़र की रात ने मुझे एक बड़ा सबक सिखा दिया था। चाची की उस डांट और समझाइशन के बाद मेरे दिल का बोझ थोड़ा कम तो हुआ था, लेकिन मन में एक अजीब सी कशमकश अब भी बाकी थी। मैंने उसके कहे अनुसार अपने फ़ोन से वो सारी तस्वीरें डिलीट कर दी थी और खुद को सुधारने का फैसला कर लिया था। मुझे लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी रात मेरे सामने एक ऐसा सच आने वाला था जिसने मेरे होश उड़ा दिए। कमरे में आकर मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन करवटें बदलते बदलते रात के करीब 3 बज चुके थे। अचानक मुझे जोर की वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। पूरा घर गहरी नींद में सोया हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। मैं दबे पाँव अपने कमरे से बाहर निकला और गलियारे से होते हुए नीचे की तरफ बने बाथरूम की ओर बढ़ने लगा। शादी वाले घर की कुछ लाइटें मध्यम जल रही थी, जिससे रास्ता धुंधला सा दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैं बाथरूम के करीब पहुंचा,
मुझे वहाँ के पास वाले हिस्से, जो घर का पिछला दरवाज़ा था और बगीचे की तरफ खुलता था, वहाँ से किसी के फुसफुसाने की बेहद धीमी आवाज़ सुनाई दी। रात के उस सन्नाटे में वह आवाज़ अजीब और संदेहास्पद लग रही थी। मेरे कदम वहीं रुक गए। उत्सुकता और थोड़े डर के साथ मैं दीवार की ओट लेकर उस तरफ देखने लगा। वहाँ अंधेरे और मध्यम रोशनी के बीच दो साए खड़े होते। जब मैंने अपनी आंखें फाड़कर ध्यान से देखा तो मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। मेरे पूरे शरीर में मानो खून सा जम गया। वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरी चाची खड़ी थी और उनके ठीक सामने एक अनजान आदमी था, जिसे मैंने शादी में आए मेहमानों में पहले कभी नहीं देखा था। वह आदमी चाची के काफ़ी करीब खड़ा था और वे दोनों बेहद दबे स्वर में लेकिन बहुत आत्मीयता के बात कर रहे थे। उस आदमी ने चाची का हाथ अपने हाथों में ले रखा था और चाची बिना किसी विरोध के बल्कि एक अलग ही हक के साथ उनके सामने खड़ी थी। जो चाची कुछ देर पहले मुझे मर्यादा, परिवार और सही गलत का पाठ पढ़ा कर गई थी, उन्हें इस तरह रात के अंधेरे में किसी अनजान शख्स के साथ इतने करीब देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था और समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो देख रहा हूँ वो सच है या कोई बुरा सपना। उस अनजान आदमी को चाचे के इतने करीब देखकर कुछ पलों के लिए मेरा तो दिमाग पूरी तरह शून्य हो गया था, लेकिन तभी मेरे भीतर के डर की जगह एक अजीब सी चालाकी ने ले ली। जो चाची अभी कुछ देर पहले मुझे सही गलत का पाठ पढ़ा रही थी, आज उनका खुद का एक ऐसा राज मेरे हाथ लगा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैंने बिना कोई आवाज़ दिए बहुत ही सावधानी से अपनी जेब से मोबाइल निकाला, फ्लैश बंद किया और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए उन दोनों की कुछ साफ तस्वीरें और एक छोटा सा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। कैमरे की स्क्रीन पर उनका चेहरा और वह अनजान आदमी साफ दिखाई दे रहे थे। सबूत हाथ में आते ही मैं दबे पाँव बिना कोई आहट किए वहाँ से पीछे हटा और सीधे अपने कमरे में आकर लेट गया। सुबह तक मेरी आंखों से नींद गायब थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन अब उस धड़कन में डर नहीं बल्कि अजीब सा आत्मविश्वास था। अब पासा पलट चुका था। अगले दिन दोपहर को मुझे सही मौका मिला। शादी के बाद घर के बाकी लोग आराम कर रहे थे। चाची ऊपर के एक खाली कमरे में कपड़े तह करके रख रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैं चुपचाप कमरे के अंदर गया और पीछे से दरवाज़ा हल्का सा बंद कर दिया। मुझे अचानक कमरे में देखकर चाची ने हमेशा की तरह सहज बनने की कोशिश की और कहा, विजय, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? कुछ चाहिए क्या? मैंने बिना कुछ बोले अपना मोबाइल निकाला, वह वीडियो प्ले किया और स्क्रीन सीधे उनकी आंखों के सामने कर दी। वीडियो देखते ही चाची ने चेहरे की हवा उड़ गई। उनका रंग पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया और उनके हाथ से कपड़े छूटकर नीचे गिर गए। वहीं फटी आँखों से कभी मोबाइल की स्क्रीन को तो कभी मुझे देखने लगी। उनकी वह मुख समझदारी और रौब पल भर में गायब हो चुका था। विजय, यह सब क्या है? तुम? उनकी आवाज़ पूरी तरह काँप रही थी। मैंने फ़ोन वापस अपनी जेब में रखा और शांत खड़े होकर उनकी तरफ देखने लगा। चाची ने तुरंत आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। वह बुरी तरह घबरा रही थी
और उनके माथे पर पसीने की बूंद चमकने लगी थी। उन्हें अच्छा तरह पता था कि अगर यह बात मेरे चाचा या परिवार में किसी को पता चली तो उनका पूरा जीवन और सम्मान पल भर में तबाह हो जाएगा। वह मेरे बिल्कुल करीब आई। उन्होंने चेहरे पर अब कोई डांट नहीं बल्कि एक लाचारी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिए और बेहद दबे मिन्नत भरे स्वर में कहने लगी, विजय, मेरी बात सुनो। जो तुमने देखा वो वैसा नहीं है। प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम मुझसे जो चाहिए वो मांग लो। तुम्हें जो पसंद है वो मांग लो। लेकिन प्लीज़ ये तस्वीरें और वीडियो अभी के अभी अपने फ़ोन से हटा दो। किसी को कुछ मत बताना विजय। उनकी आवाज़ में घबराहट और हार साफ महसूस हो रही थी। जो चाची कल तक मेरे लिए एक सख्त और समझदारी अभिभावक थी, आज वह अपने ही राज के बोझ तले मेरे सामने पूरी तरह बेबस खड़ी थी। चाची की आंखों में वो बेबसी और घबराहट देखकर मुझे समझ आ गया था कि बाजी अब पूरी तरफ से मेरे हाथ में थी। मेरी तरफ से कोई जवाब न पाकर उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर मेरे और करीब आते हुए बेहद धीमी आवाज़ और रहस्यमय आवाज़ से कहा, आज रात जब सब सो जाएंगे तो तुम ऊपर छत पर आ जाना। अपना मोबाइल भी साथ लेकर आना। मैं तुम्हें वो खुशी दूंगी जिसका तुमने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। जिंदगी की असली खुशी। उन्होंने ऊपर छत की तरफ इशारा किया और वहाँ से चली गई। उनकी इस बात ने मेरे दिमाग में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। पूरे दिन जैसे तैसे बीता। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। घर के सभी लोग गहरी नींद में थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वादे के मुताबिक मैं अपना मोबाइल लेकर दबे पाँव सीढ़ियों से होता हुआ छत की तरफ बढ़ गया। छत पर सन्नाटा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वहाँ अंधेरे में चाची पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो घबराहट अब उनके चेहरे पर नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में एक अलग ही ठहराव था। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने बिना कुछ बोले मेरा हाथ थाम लिया। उस रात उन्होंने ज़िंदगी के उस पहले सुख का एहसास कराया जिसके बारे में मैं अब तक सिर्फ सोचता था या इंटरनेट पर वीडियो में देखता था। उस अकेलेपन और रात के सन्नाटे में उन्होंने मुझे पूरा तरह अपना बना लिया। सब कुछ शांत होने के बाद उन्होंने प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और बेहद दबे स्वर में कहा, विजय, अब तो तुम खुश हो ना? अब अपना वादा पूरा करो और वो तस्वीरें और वीडियो हमेशा के लिए हटा दो। मैंने उनकी तरफ देखा। उनके दिए उस सुख के एहसास में बहकर मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और उसके सामने ही वो सारी तस्वीरें और वीडियो क्लिप डिलीट कर दिए। चाची के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई और उस रात के बाद हमारे बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। तस्वीरें डिलीट होते ही चाचे के चेहरे पर एक गहरी राहत की मुस्कान तर गई। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, जैसे उनका खोया हुआ सुकून वापस मिल गया हो। कुछ देर बाद हम दोनों चुपचाप बिना किसी की नज़र में आए अपने अपने कमरे में लौट गए। उस रात के बाद मुझे लगा कि अब सब कुछ मेरे काबू में है और चाची हमेशा के लिए मेरी शर्तों पर जीने को मजबूर हो चुके हैं। लेकिन मेरी यह गलतफहमी सिर्फ 24 घंटे तक टिकी रह सकी। अगले दिन शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी और हम वापस पुणे लौटने की तैयारी कर रहे थे। घर में सामान पैक हो रहा था, तभी चाची के फ़ोन पर एक मैसेज आया। वह कमरे के कोने में जाकर फ़ोन देखने लगी और अचानक उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत एक खौफजदा नज़र मेरी तरफ डाली।
मैं समझ नहीं पाया कि बात क्या है। जब हम वापस पुणे में जाने के लिए ट्रैवल बस में बैठे तो इस बार चाची ने बगल वाली सीट पर नहीं बैठी। वह जानबूझकर आगे की सीट पर जाकर बैठ गई। पूरे सफ़र में उन्होंने एक बार भी पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा, जैसे वह मुझे पहचानती ही न हो। उनका यह बदला हुआ बर्ताव मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। रात के करीब 11 बजे जब बस पुणे के हाईवे पर दौड़ रही थी, मेरे मोबाइल पर अचानक अनजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया। मैंने उत्सुकता में मैसेज खोला तो स्क्रीन पर जो दिखा उससे मेरे पूरे शरीर को शून्य कर दिया। मेरे हाथों से फ़ोन छूटते छूटते बचा। उस मैसेज में एक वीडियो था। यह वही वीडियो था जो मैंने 2 दिन पहले छत पर चाचे के साथ बिताए लम्हों का रिकॉर्ड किया हुआ था। लेकिन यह वीडियो मेरे फ़ोन से नहीं बनाया गया था। इसका एंगल बिल्कुल अलग था। कोई तीसरा शख्स छत के उस अंधेरे कोने में छिपा हुआ था, जो बहुत ही साफ क्वालिटी में हम दोनों की वीडियो बना रहा था। वीडियो के ठीक नीचे एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज लिखा था, विजय, तुमने जो तस्वीर डिलीट की वो तो सिर्फ एक टेलर था। असली चाबी तो अब मेरे हाथ में है। अगर अपनी और अपनी खूबसूरत चाची की इज्जत सलामत चाहते हो तो ऐसा मैं कहूँ वैसा ही करते जाओ, वरना यह वीडियो तुम्हारे चाचा के फ़ोन पर पहुँचने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। मैंने घबराकर आगे की सीट की तरफ देखा। चाची खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन कांच में आ रहे उनके चेहरे के रिफ्लेक्शन में साफ दिख रहा था कि उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। वह रो रही थी। तभी मेरे फ़ोन की स्क्रीन फिर से चमकी। उसी अनजान नंबर से एक और मैसेज आया, पीछे मुड़कर मत देखना विजय, मैं इसी बस से तुम्हारे ठीक पीछे बैठा हूँ। मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर जैसे ही पीछे मुड़ने की कोशिश की। दोस्तों, आगे क्या हुआ? बस में बैठा हुआ तीसरा शख्स कौन था? क्या चाची भी इस खेल में शामिल थी या वह खुद किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी? जानने के लिए कमेंट में भाग 2 जरूर लिखें और ऐसी ही नई नई कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।